अब मान लीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, अपने सॉफ्टवेयर बेच दिया, आप कल के कल अमीर बन सकते हो। बिजनेस में होता, आई एग्री, सैलरी में वैसे तुरंत ग्रोथ नहीं मिलेगा। हेज फंड सिर्फ अमीरों के लिए होता है या फिर कोई और भी इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर? नहीं, हेज फंड अमीरों के लिए होता है। बेसिकली उसमें फिक्स्ड है कि एज होना चाहिए। अच्छा, फाइनेंस के अंदर जो भी बंदे काम करते हैं, सबसे बड़ा फायदा क्या है उन लोगों का, और फाइनेंस में काम करने वालों की सैलरी क्या होती है? तो एज ए सुपरवाइजर लेवल 5 लाख से समवेयर अराउंड 12 लाख हो जाएगी। अगर आप एवीपी लेवल तक जाते हो, सैलरी 20 लाख के लगभग हो जाती है। वीपी लेवल पे इट्स अराउंड 40+ लाख। एसवीपी एमडी, उसमें आपका सैलरी के अलावा देयर आर। तो इंडिया में कितने लोग होंगे जिनकी सैलरी फाइनेंस के अंदर 1 करोड़ से ऊपर होगी? 2013 में शुरू किया था, आज 2025 चल रहा है। विद इन दैट टाइम मेरी सैलरी अगर 10 साल में ही है, तो जो 20 साल 30 साल से काम कर रहा है वो तो ऑब्वियसली कहने के ऊपर ही होंगे ना। तो 30 साल आपने बिता दिए, तब जाके आप एक अच्छे स्टेज पे पहुंच पाते हो। टाइम तो लगता है। वी हैव सीन एड्स, राइट, जिसमें होता है कि ये डिग्री कर लो 20 लाख की जॉब मिल जाएगी। रियलिटी में आप मुझको एक बंदा दिखा दो, एक डिग्री देने से उसकी स्टार्टिंग जाएगी 20 लाख 30 लाख। तो मनोजीत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाउंडर्स ड्रीम में। सोशल मीडिया पे आपकी जर्नी अभी आपसे बात कर रहा था, अभी शुरू हुई है रिसेंटली। जैसे आप बता रहे हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो लोग देखते नहीं है। 9 to 5 की जॉब की वजह से नहीं देखते लोग, या फिर कुछ और रीजन होता है? एक तो 9 to 5 की जॉब है, प्लस एक इंटरेस्ट भी आता है, राइट। सो ज्यादातर पॉडकास्ट लाइक इट्स फॉर लाइक स्टूडेंट्स और फाउंडर्स, लाइक, राइट। सो व्हेन यू लुक एट कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज, उनके लिए कुछ वैसा होता नहीं अनलेस अनटिल दे हैव इंटरेस्ट इन इट। सो बेसिकली क्या होता है, लाइक यूट्यूब पे हम लोग जाते ही तब हम लोग कुछ खोज रहे होते हैं। तो पॉडकास्ट स्पेसिफिकली कोई खोजता नहीं है। और अगर अपना लाइक इफ यू आर सर्चिंग समथिंग और उस रिलेटेड हमें कुछ मिलता है, देन वी नॉर्मली लुक इनटू इट। वरना राइट। ऐसा फॉलो करना तो इट्स वेरी, लोग नॉर्मली करते नहीं है। काम के प्रेशर की वजह से ज्यादा? काम का प्रेशर तो है ही। 9 to 5 कहने के लिए हाँ। 9 to 9, 9 to 10 ही होता है। तो उसके बाद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली टेक आउट टाइम फॉर पर्सनल ग्रोथ या वॉचिंग थिंग्स। तो सर, आपकी कंपनी का नाम है प्रो प्रोफेशनल्स। क्या मतलब है इसका? प्रो प्रोफेशनल से क्या रिलेट कर सकते हैं? so the idea behind this is कि so anybody who's working in a corporate world, हम उनको professionals बोलते हैं, it's a white collar job, right? वाइट कलर So what we are trying to do is we are trying to create proficient professionals. तो professionals तो सब होता है, to train them, to upskill them, and to make them more proficient in what they do. So that is why we came up with the name Pro Professionals. तो व्हाइट कलर और ब्लू कलर, और ये क्या कलर है, क्यों रखा, किसने नाम रखा, आपको कुछ आइडिया है इसका? White collar basically anyone who is working behind a desk, उनका ना कॉलर गंदे नहीं होते। हाँ। तो that is why they are called white collars. Whereas जो कि बाकी अनस्किल्ड या स्किल्ड लेबर है, जो कि एक्चुअली मेहनत वाला काम करते हैं, फार्मर्स, ये वो, वन वाइल वर्किंग उनके कपड़े गंदे होते हैं। सो उनका कॉलर थोड़ा डर्टी हो जाता है। सो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। हाँ। बस कहने के लिए है, और तो वैसा कोई पीछे मीनिंग नहीं है, बट दैट इज हाउ इट बाकी सब मजदूरी है। हाँ, बाकी तो सब अभी मजदूरी है। आपको एक बहुत बड़ा इंसिडेंट बताता हूँ कि मोदी जी भी एकदम से गाड़ी से उतर के जा रहे होते हैं, और अर्णव गोस्वामी जी उनसे पूछते हैं, सर क्या कर रहे हैं? तो मोदी जी बोलते हैं, मजदूरी कर रहे हैं साहब। उनका एक वीडियो है ऐसा जो वायरल हो रहा है अभी। तो सब लोग मजदूरी कर रहे हैं। तो मतलब आपकी कंपनी के बारे में बताइए ना, क्या करती कंपनी, और आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी? बिल्कुल। तो बेसिकली अगर मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड अगर दूं, सो आई क्लियर्ड माय सीए इन 2013 एंड लकीली आई गॉट इनटू दिस इंडस्ट्री, जो कि बेसिकली फंड अकाउंटिंग इंडस्ट्री। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फंड अकाउंटिंग, वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अ लॉट, राइट। तो अगर आप आज भी पता करोगे, मतलब किसी से ही पूछोगे, तो वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव फील्ड्स इन कॉमर्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बोला जाता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, लोगों को लगता है कि बस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बनाना, कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसमें से कितना पैसा आएगा, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। कोई मूवी आप देख लो, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, या फिर देयर एन नंबर ऑफ मूवीज व्हिच टॉक्स अबाउट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड प्रॉफिट अराउंड देम। लेकिन वो बस 1/3 है इंडस्ट्री का। बाकी जो 2/3 है वो बेसिकली अकाउंटिंग है। वो आपने इन्वेस्टमेंट करा, तो उसमें से कितना इनकम आया, उसका एक रिकॉर्ड कीपिंग होता है, अकाउंटिंग होता है। तो फंड अकाउंटिंग बेसिकली डील्स विद दैट। अब बस इसमें फंड अकाउंटिंग नहीं है, उसमें एसोसिएटेड बहुत कुछ है, उसमें रेगुलेशंस हैं। जैसे इंडिया में सेबी है, यूएस में मतलब यूएस के अपने रेगुलेटर्स हैं, तो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ हैं। तो सबको रिपोर्टिंग भेजनी पड़ती है, सबके रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है, रेगुलेटरी रिपोर्ट्स होते हैं, टैक्सेशन रिपोर्ट्स होता है। तो इसके अराउंड एक पूरी अलग सी इंडस्ट्री है। तो उस इंडस्ट्री के बारे में नॉर्मली जो कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है। तो द आइडिया बिहाइंड मी क्रिएटिंग दिस इज टू एटलीस्ट लेट द कॉमर्स स्टूडेंट्स नो कि जो पहले वाले फील्ड्स थे, ट्रेडिशनल फील्ड्स थे, जिसमें हम ऑडिट करते थे, या फिर हम लोग किसी छोटी कंपनी में या फिर किसी कंपनी में नॉर्मल अकाउंटिंग करते थे, टैली वैली यूज़ करके,
उसके अलावा ये एक इंडस्ट्री है जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मल्टीनेशनल इंडस्ट्री है, और इसमें जो आपको स्किल सेट्स चाहिए उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा डिग्री भी नहीं चाहिए। आपको अपना अकाउंटिंग क्लियर रखना है, आपको अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग समझना है, एंड इफ यू कैन डू डैट तो इसमें करियर बहुत अच्छा बनता है। राइट। तो मुझको मतलब द आइडिया बिहाइंड क्रिएटिंग प्रोफेशनल वाज टू लेट पीपल नो दैट, लेट द कॉमर्स स्टूडेंट्स नो दैट, एंड ऑन द अदर साइड ऑफ इट इज कि इफ यू टेक एन एग्जांपल, ठीक है, अगर हम लोग आज मैं मान लीजिए मैं एक कोडर हूँ, मैं आईटी में काम कर रहा हूँ, मेरा कहीं पे मुझे कोड लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, सो देर आर सेवरल फोरम्स जहाँ पे कि एक वो जाके अपना प्रॉब्लम लिख सकता है, एंड देर आर पीपल हु हेल्प हिम आउट, ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो हो गया, देर आर मेनी, ठीक है। बट इफ़ यू लुक एट आवर इंडस्ट्री, ठीक है, कहीं पे कोई फंसता है ना, कोई ऐसा फोरम ही नहीं होता जहाँ पे वो जाके अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सके। या तो वो अपने जिस कंपनी में काम कर रहा है अपने बॉस से पूछ लेगा, सीनियर से पूछ लेगा, एंड दैट्स अबाउट इट। कोई ऐसा कॉमन फोरम नहीं है जहाँ पे कि प्रॉब्लम डिस्कस होता है और जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक्चुअली हेल्प आउट करता है। सो दैट इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव दैट आई हैव, कि जो ऑलरेडी इस कॉर्पोरेट सेक्टर में है उनके लिए एक ऐसा कम्युनिटी बनाने का जहाँ पे वो प्रॉब्लम्स अपना डिस्कस कर सके, एंड द एक्सपर्ट्स कैन हेल्प देम आउट इरेस्पेक्टिव ऑफ किस कंपनी में वो काम कर रहा है। एब्सोल्युटली। तो अभी ये बेसिक अकाउंटिंग की उतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि बिकॉज़ अभी एआई ने उसकी जगह ले ली है। एआई ने पूरी तरह से तो नहीं लिया है, बट अब अकाउंट्स इज बेसिकली द वे यू रिकॉर्ड थिंग्स, राइट। बट उसमें क्या है कि जब आप एक ट्रांजैक्शन में जाते हो तो कुछ ट्रांजैक्शन एकदम सिंपल होते हैं, लीनियर होते हैं, उसमें कोई लॉजिक नहीं चाहिए। बट काफ़ी जगहों पे वो चीज़ें फंस जाती हैं क्योंकि देर आर कॉम्प्लिकेशंस अराउंड इट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, आज मैंने मान लीजिए इक्विटी खरीदा, ठीक है, उसका सेटलमेंट नॉर्मली 2 दिन बाद होता है। अगर बीच में कॉर्पोरेट एक्शन हो गया तो उसके साथ क्या करना है, उसमें एक जजमेंट कॉल आता है। तो वो जो एक्सेप्शन बेस्ड अकाउंटिंग है या डिसीजन मेकिंग है, और उस हिसाब से कैसे अकाउंटिंग करनी है, वो हमेशा ही रहेगा, ठीक है। लीनियर जो 1 to 1 है जिसमें एकदम सिंपल लॉजिक से सब बुकिंग हो जाती है, हो सकता है वो ओवर द टाइम खत्म हो जाए। बट जो एक्सेप्शन बेस्ड है जहाँ पे एक नॉलेज चाहिए, एक एक्सपीरियंस चाहिए, वो तो दैट विल ऑलवेज रिमेन देयर। मतलब जो फाइनेंस में जो करियर बनाते हैं, जो स्टार्टिंग में आते हैं, उनको कौन-कौन से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखनी चाहिए? सॉफ्टवेयर, सी अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर्स, मेरे हिसाब से तो कोई सॉफ्टवेयर ऐसा सीखना ही चाहिए अदर देन एक्सेल, हुँ। क्योंकि 80% ऑफ जॉब्स आर बेस्ड ऑन एक्सेल। क्यों फिर ज़ोहो और ये सब क्या है, जितने भी जो प्लेटफ़ॉर्म वो बने हुए तो रिज्यूम बनाने के लिए, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। और रिज़्यूम बनाने के हाँ, लिए? तो अच्छा। अभी क्या सीन है, सो लेट मी पुट कंप्लीट इन पार्ट्स। तो सबसे पहले मुझे लगता है एज अ फाइनेंस ग्रेजुएट आपको एक्सेल तो आना ही चाहिए, क्योंकि आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, चाहे वो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग हो या हमारा मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग हो, एक्सेल के बिना काम ही नहीं चलता है, ठीक है। बाकी जहाँ दूसरे सॉफ्टवेयर्स की बात है, एवरी कंपनी यूजेज अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर। अगर आप ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में हो या तो आप सैप यूज़ करोगे या टैली यूज़ करोगे। हमारे इधर ऑलमोस्ट हर कंपनी का एक अपना सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें से सबसे फेमस बेसिकली जेनेवा है। किस कंपनी में उस हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होगे, और हर कंपनी में उसका एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, 1 हफ्ते की कंपनी ट्रेनिंग करवाती है। तो आपको सॉफ्टवेयर पे फोकस करने से ज़्यादा मेरे हिसाब से अपने स्किल सेट्स पे और समझने में कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे होता है, उस पे टाइम लगाना चाहिए। सेकंड थिंग जो हम लोग आजकल सुन रहे हैं कि रिज्यूमे हो गया या फिर करियर फ्लो हो गया, ये सारे जो है, तो पहले क्या होता था, डिजिटल एज इतना ज़्यादा नहीं था, राइट। सो अगर एक ओपनिंग खुली, वो खुलती थी मान लीजिए न्यूज़पेपर में या कहीं पे ऐड आया, आपने देखा, आपने अप्लाई किया, आपने एक फिजिकल रिज्यूमे भेजा या फिर आप खुद गए वहाँ पे, उस हिसाब से आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता था, फिर इंटरव्यू देते थे। आज वो टाइम नहीं रहा। अभी क्या होता है, सारे इंटरव्यूज़ या तो आप मतलब जो अप्लाई होता है या तो naukri.com के थ्रू करते हो, या फिर लिंक्डइन के थ्रू करते हो, या फिर किसी जॉब बोर्ड के थ्रू करते हो। सो फॉर एवरी एप्लीकेशन, फॉर एवरी ओपनिंग देयर आर अराउंड थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस कमिंग इन। तो एक एचआर के लिए, एक ह्यूमन एचआर के लिए ये 1000 एप्लीकेशंस रिव्यू करके परफेक्ट कैंडिडेट निकालना पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी क्या होता है कि सारे रिज्यूमे एक एटीएस के थ्रू जाते हैं, विच इज़ एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। इसके बहुत सारे कंपनीज हैं, अलग अलग बनाती हैं, बट सबका बेसिस वही है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे यहाँ पे एक ओपनिंग है, उसका एक जेडी बनता है, जॉब डिस्क्रिप्शन। उसमें मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से मैं अपने एटीएस को सेट करूंगा फॉर दैट रोल। अब जो भी रिज्यूम आएगा मेरे पास, जो रिज्यूमे आएंगे, उनको एटीएस क्या करता है, जो रिक्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट चेक करता है और एक स्कोर देता है। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो यू गेट द रिज्यूमे बेसिकली गेट्स पासेस ऑन टू द रिक्रूटर, और फिर वो आपको कॉल करके बुलाता है
अगर 80 से कोई रिजेक्ट मार देता है, जो ह्यूमन रिक्रूटर है उसके पास आपका रिज्यूमे कहीं पहुंचेगा ही नहीं. सो दिस इज वाई अभी ये ATS रिज्यूमेज और इतने सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं. वो बेसिकली क्या करता है, जो आपका रिज्यूमे है ऑलरेडी, आप उसको अपलोड करो, आप JD अपलोड करो, आपका रिज्यूमे में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ चेंजेस करने हैं, उसको वो खुद बता देता है. सो दैट बिकम्स फॉर द कैंडिडेट इट बिकम्स वेरी इजी राइट. तो हाउ टू डू दैट. तो एक बात बताओ ना कि जैसे मान लो अगर किसी को पता चल गया कि जॉब डिस्क्रिप्शन है और उसने वैसा रिज्यूम बना दिया चैट जीपीटी के थ्रू या फिर कोई भी रिज्यूम बिल्डर के थ्रू, सिलेक्शन हो जाएगा उसका? तो सिलेक्शन नहीं होगा ना, वो मतलब वहाँ पहला पहला प्रोसेस. ह्यूमन रिक्रूटर तक पहुंच पाएगा. हाँ. उसके बाद जो 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 पुराना इंटरव्यू प्रोसेस था वो अभी भी होगा ना. तो अगर आपने उस हिसाब से बना दिया, आपको कल जाके एक्चुअल इंटरव्यू तो देना ही है ना, राइट. तो आपको वो क्लियर करना पड़ेगा. बट अगर आपने चैट जीपीटी यूज़ किया या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ किया, तो एटलीस्ट आपके वो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको कॉल आएगा. तो डिजिटल रिज्यूम होना कैसा चाहिए आपके हिसाब से? डिजिटल रिज्यूमे लाइक होन इट्स अगेन एक पेज का होना चाहिए. अभी आजकल एक पेज ही होता है ज़्यादा, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है कि आपको 3-4 पेज देखा है. सेकेंडली, आपके पास चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो, डजेंट मैटर. जो आपका जो 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 जॉब ओपनिंग है, आपको उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको रेज्यूमे को अपडेट करना पड़ेगा. अगर आपने कोई दूसरे फील्ड में बहुत कुछ कर रखा है, नोबडी केयर्स, और आपको डालने की जरूरत भी नहीं है. सो इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि व्हेन वी आर बिल्डिंग अ रेज्यूमे, राइट, पीपल थिंक दैट योर रेज्यूमे इज योर यू आर शोइंग योर एक्सपीरियंस कि आपने क्या किया है. हमें वो माइंडसेट चेंज करना चाहिए. रेज्यूमे आपका एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, इट्स बेसिकली योर सेल्स पेज. ठीक है, तो आप अपने आप को किस रोल के लिए सेल कर रहे हैं, आप उस हिसाब से बनाएंगे, राइट. अगर मुझे, फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आगे वाले को मुझे आम का जूस बेचना है, लेकिन मेरी कंपनी बहुत बढ़िया कैंडी बनाती है, उसको वो थोड़ी बताऊंगा उसको क्या मतलब है. राइट. ठीक, तो हमें अपना रेज्यूमे उस हिसाब से बनाना चाहिए. सर आपका एक फंड एज मेंटरशिप प्रोग्राम है, क्या है वो, कैसे हेल्प करते लोगों की आप? सो अगेन, द फंडेज मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने बनाया है, दिस इज फॉर बेसिकली स्टूडेंट्स. ठीक है, अभी के टाइम पे अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे कि हमने बात की रिज्यूम का या फिर रिज्यूमे बनाने का या इंटरव्यू स्किल्स का, उसका कोई अलग ट्रेनिंग दे रहा होता है. जो टेक्निकल पार्ट है, अब हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग जरूरत है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के लिए कोई और ट्रेनिंग दे रहा होता है. मॉक इंटरव्यूज कहीं होता है, कहीं नहीं होता है. तो हमने क्या किया, हमने सारा को एक जगह किया और एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया. हमने इसमें और भी चीज़ें डाली हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कोई भी ग्रेजुएट है, आप 2 ग्रेजुएट उठा लो, एक बंदा जो कि एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में जा रहा है, अब उसकी सैलरी एक बंदा जो एक जनरलाइज फील्ड में जा रहा है, कंपेयर कर लो ओवर 10 ईयर्स, जो स्पेशलाइज्ड फील्ड में होगा वो बेसिकली 2 से 5 गुना ज़्यादा कमा रहा होगा. सो बिना स्पेशलाइजेशन के सर्वाइव करना इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपका ओवर द टाइम ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो पाती. राइट. राइट. ठीक है, राइट. लेकिन एक मान लीजिए फ्रेशर है, उसने स्पेशलाइजेशन चूज किया, जैसे उसने फंड अकाउंटिंग ही चूज किया फॉर दैट मैटर. ठीक है, और उसने उसमें हेज फंड्स चूज किया, कितने ही ओपनिंग्स आती होंगी, अब इतने ग्रेजुएट्स हैं, तो उसके लिए उसकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है बहुत लिमिटेड हो जाती है. तो हमने क्या किया, हमने एक कोर फील्ड पकड़ा, फॉर एग्जांपल हेज फंड्स. ठीक है, अब जिसको हेज फंड समझ में आ गया, उसको अगर उस थोड़ा और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देंगे, उसको प्राइवेट इक्विटी भी आ जाएगा, थोड़ा और देंगे तो रियल एस्टेट भी आ जाएगा. तो उस वैसे कर करके हमने उसके स्कोप को बढ़ाते गए हम लोग. तो जो हमारा कोर्स है वो बेसिकली फंड अकाउंटिंग के साथ फंड एडमिनिस्ट्रेशन पूरा एंड टू एंड, जिसमें ट्रांसफर एजेंसी, मिडिल ऑफिस, ये सब भी आता है. साथ में आपका रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, कंप्लायंस, रिस्क एंड कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हमने सबको एक साथ किया. क्योंकि हर अगला स्पेशलाइजेशन के लिए आपको जो बेस चाहिए था वो तो चाहिए ही था, प्लस थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग चाहिए था. राइट. साथ में हमने ये जो इंटरव्यू कैसे बोलना है, आपको रिज्यूम कैसे बनाना है, हमने वो सब डाला. प्लस हमने एक मॉक इंटरव्यू का डाला कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे इंटरव्यू देना ना, जितना आप इंटरव्यू फ्रेंडली बन पाओगे, उतना बढ़िया आप इंटरव्यू दे सकते हो. सो टू इंश्योर दैट दे आर प्रैक्टिस, हमने वो डाला. ये पूरे पैकेज को हम लोग फंड एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है. अच्छा, एक आजकल अगर कोई फाइनेंस डिग्री नहीं ले तो भी फाइनेंस के अंदर अच्छा करियर बना सकता अपना? बिल्कुल, एक फाइनेंस डिग्री आपको ना बेसिकली एक जंप स्टार्ट देता है. उसके बाद आप कॉर्पोरेट में कैसे एग्जिस्ट करोगे, दैट इंटरली डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट्स. तो अब जैसे लाइक आई वाज सेइंग कि मेरा इंडस्ट्री मतलब लोगों को नहीं पता है. तो यहाँ पे ना, जैसे मेरे अगल बगल ज़्यादातर जो लोग हैं वो सिंपल ग्रेजुएट्स हैं, बट दे जॉइन समवेयर लाइक 5 ईयर्स 10 ईयर्स बैक, और आज SCP VP पोजीशन पे है. तो आपको एक डिग्री सक्सेस के लिए नहीं चाहिए होती है, आपको बेसिकली स्किल सेट चाहिए होता है. बट हाँ, दिस इज अ पार्ट ऑफ द आंसर
क्योंकि अभी काफ़ी सारी कंपनीज है, या फिर लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रंट एंड पे जाते हो, यहाँ पे एक्चुअली इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होता है, वहाँ पे आपको CFA की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अभी काफ़ी सारी कंपनीज है जो कि CMA और CA ही हायर करती है। सो हैविंग अ डिग्री इज गुड, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा देती है, बट इट इज़ नॉट अ मैंडेट। अच्छा, फाइनेंस इंडस्ट्री में आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा डिमांडेबल स्किल कौन सी है? सी डिमांडेबल स्किल तो अगेन इट्स अबाउट टेक्निकल स्किल्स, मैं तो वही बोलूँगा, बट इट डिपेंड्स आप कहाँ पे हो। लाइक अगर आप फ्रेशर हो, आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो आपका टेक्निकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी फाइनेंस इंटरव्यू में दे आस्क टेक्निकल क्वेश्चंस, सिंपल। बट इफ यू आर इन अ कॉर्पोरेट, आई वुड से योर सेल्स स्किल्स, बिकॉज एंड व्हेन आई टॉक अबाउट सेल्स ना, कि अब मैं चीज़ें बेचने की बात नहीं कर रहा, इट्स अबाउट हाउ यू हाईलाइट और सेल योरसेल्फ, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट माई सेल्स, राइट। अच्छा, फाइनेंस के अंदर जो भी बंदे काम करते हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है उन लोगों का? और फाइनेंस में काम करने वालों की सैलरी क्या होती है? देखिए, फाइनेंस ना एक बहुत बड़ा फील्ड हो गया, ठीक है। मैं आपको अपने इंडस्ट्री का स्पेसिफिक्स दे सकता हूँ, ठीक है। आपका जो ज्वाइनिंग होता है एज अ फ्रेशर, इट इज समवेयर अराउंड 5 to 8 lakhs, ठीक है। बट आपको 1-1.5 साल के अंदर प्रमोशन मिल जाती है, ठीक है, इफ़ यू आर गुड एट व्हाट यू डू। सो बेसिकली क्या होता है, एनुअल रेटिंग्स होती है, एनुअल अप्रेजल्स होता है, जिसमें कि 1 to 5 बेसिकली रेटिंग होती है। तो इधर योर 5 कैन बी हाईएस्ट और 1 कैन बी हाईएस्ट, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। तो जो एवरेज रेटिंग है दैट इज अराउंड 3। अगर आप एक्चुअली बढ़िया काम करते हो तो यू गेट 4, अगर 5 हाईएस्ट है तो। सो इफ यू कंसिस्टेंटली आर परफॉर्मिंग वेल, आपको 1-1.5 साल में प्रमोशन हो जाता है। कितना सैलरी है? वही मैं आ रहा हूँ उस पर। तो एज ए सुपरवाइजर लेवल, मान लीजिए 2 प्रमोशन पर आप सुपरवाइजर बन जाते हो, आपकी सैलरी 5 लाख से समवेयर अराउंड 12 लाख पहुंच जाएगी। अगर आप AVP लेवल तक जाते हो, तो आपकी सैलरी 20 लाख के लगभग हो जाती है। VP लेवल पे इट्स अराउंड 40+ lakhs। SVP MD, उसमें आपका सैलरी के अलावा देर आर लाइक प्रॉफिट पार्ट शेयरिंग एज वेल, तो वो तो 50-1 करोड़ के पास भी पहुंच सकती है, ठीक है। एंड दिस इज जस्ट द सैलरी पार्ट, जो कि आपको कैश में मिल रहा है, मतलब बैंक में मिल रहा है। बट द अदर साइड ऑफ इट इज जो पर्क्स है, लाइक हमारा क्या है कि वी डोंट वर्क ऑन वीकेंड्स, स्पेशली बिकॉज हम दिन के लिए काम करते हैं, या वी वर्क बेसिकली फॉर US क्लाइंट्स और लग्जमबर्ग, डब्लिन, समवेयर लाइक दैट, राइट। जहाँ पे एक्चुअली आपका फंड सेटअप हो रहा है, जहाँ पे हेज फंड या प्राइवेट इक्विटी का सेटअप हुआ है, तो दे डोंट वर्क ऑन वीकेंड्स। तो जब क्लाइंट ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो राइट। करते ही नहीं है। प्लस ग्लोबल प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि अगेन क्लाइंट्स एक्चुअली उधर क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड है। काफ़ी सारी कंपनीज आपको लंच डिनर सब करवा रही होती है, तो आपके खर्चे ऑलमोस्ट ना होगा। अ, उसके बाद लाइक जो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, वो थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पे होता है। लाइक वी हैव पॉश कि लाइक इफ दे आर फीमेल एम्प्लॉयज, तो 8 बजे के बाद उनको स्पेशली गार्ड मिलता है कि वो उनको घर छोड़ के आएगा। प्लस द रूल्स अगेंस्ट हैरासमेंट एवरीथिंग आर वेरी स्ट्रिक्ट। सो द HR एक्चुअली डज देयर वर्क वेरी वेल, and there are separate like teams within the organization who ensure that there is a safe environment to work. So all these things make the corporate journey very pleasant. तो वो चीज़ है। तो इंडिया में कितने लोग होंगे जिनकी सैलरी फाइनेंस के अंदर 1 करोड़ से ऊपर होगी? कितने हैं ये बोलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि खैर डेटा तो खैर मेरे पास भी नहीं होगा। बट देन मैं आपको इस टाइप से देता हूँ, ठीक है, कि मैं इस इंडस्ट्री में 10 साल से रहा, मतलब 10 साल बिताया मैंने, ठीक है। 2013 में शुरू किया था, आज 2025 चल रहा है। विद इन दैट टाइम मेरी सैलरी 40 के ऊपर था, जो लास्ट जब मैंने काम करी थी, ठीक है। सारे पर्क्स मिला के, बोनस मिला के, सब कुछ मिला के वो 50 जाता है। अगर 10 साल में ही है, तो जो 20 साल 30 साल से काम कर रहा है, वो तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ऊपर ही होंगे ना। तो आप उस हिसाब से कर लो कि जो जिन्होंने अपना करियर इस इंडस्ट्री में शुरू किया है और पहले से काम कर रहा है, प्लस देर आर बोनसेस, देर आर ESOPs, राइट। तो वेन यू आर लुकिंग एट द सैलरी, तो आप सब कुछ कंसिडर करोगे। तो एक कंपनी जो जब शुरू हुई थी, जैसे सिटी एसएसएनसी फॉर दैट मैटर, ये कंपनी ESOPs देती हैं टू देयर एम्प्लॉइज एज वेल, जो 5 साल बाद आप बेच सकते हो प्रॉफिट के हिसाब से। उसी का वैल्यू कहीं ना कहीं ऊपर चला गया होगा, करोड़ के लगभग, जिन्होंने एकदम स्टार्टिंग में लिया होगा, या फिर जिन्होंने स्टार्टिंग से उस कंपनी से जुड़े होंगे। सो अगेन नंबर्स आर वेरी डिफिकल्ट, बट देयर आर वेरी गुड नंबर्स इन दिस मतलब इंडस्ट्री। आप कह रहे हो पूरी ज़िंदगी बता देनी है आपको करोड़ रुपए तक पहुँचने के लिए? जिंदगी 30 साल, मतलब आप 30 साल ही सर्विस करते हैं लाइफ में? ज़्यादा आदमी कितना साल सर्विस करता है? 20-30-40 साल के लगभग। हाँ, मतलब 40 ईयर्स करता है, तो 30 साल आपने बिता दिए, तब जाके आप एक अच्छे स्टेज पे पहुँच पाते हो। हाँ, तो आपको मतलब अब अच्छा स्टेज अगर आपका है कि करोड़ रुपया साल का, ये अच्छा स्टेज है, तो टाइम तो लगता है। मतलब
वी हैव सीन एड्स राइट, तो फेसबुक इंस्टाग्राम हम लोग सबको ही है जिसमें होता है कि ये डिग्री कर लो 20 लाख की जॉब मिल जाएगी। रियलिटी में आप मेरे को एक बंदा दिखा दो कि एक डिग्री लेने से उसकी स्टार्टिंग जा रही है 20 लाख 30 लाख। चलो यही पूछते थे आपके करियर के, मतलब बहुत सारे लोगों का सवाल है मेरी कंपनी में भी कि यार सर जल्दी फंड चाहिए, कल मतलब एक साल में 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था चाहिए, एक साल में 4 करोड़ की व्यवस्था चाहिए, ऐसा कुछ करो। आपने आपकी करियर में आज तक कोई ऐसा बंदा देखा है? नहीं देखा है? कभी नहीं कोई देखा 20 साल हो गए काम करते करते, इतने लोगों से मिले होगे, इतने बड़े बड़े लोगों से मिले होगे, अमीरों से मिले होगे ज़्यादा से ज़्यादा। क्या आपने कोई ऐसा ऐसा कोई सिनारियो देखा है आज तक? जैसे बोलते हैं ना कि भूत देखा है क्या, वो बोलता है नहीं देखा है। तो वैसे ही पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा अमीर देखा है कि जो एकदम से अमीर बना हो? देखा है बट देन वो सैलरी भी नहीं है। हाँ। ठीक है, अब मान लीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, अपने सॉफ्टवेयर बेच दिया, आप कल के कल अमीर बन सकते हो, बट दैट्स अ डिफरेंट स्किल सेट। वो बंदा नौकरी में नहीं होगा किसी का, बिजनेस में होता, आई एग्री। सैलरी में वैसे तुरंत ग्रोथ नहीं मिलेगा आपको। द बेस्ट दैट यू विल गेट इज ऑन एन एनुअल। आप अगर अच्छे कंपनी में हो तो 15%, 10 से 15% ऑन एन एनुअल। और अगर आप स्विच मार रहे हो 30-40%। आप कितना भी कर लो, वो आपको जो 2 साल में 1 करोड़ रुपया है, आप तो कभी पहुंचोगे, पॉसिबल ही नहीं है। सो सी वी शुड बी रियलिस्टिक व्हेन वी आर मेकिंग थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर, राइट। राइट राइट। अगर आपको वैसे 2 साल में करोड़पति बनना है तो आपको वैसा बिजनेस आइडिया चाहिए। बिजनेस आई अंडरस्टैंड बिकम्स वेरी लुक्रेटिव टू पीपल कि हाँ भाई इसमें बहुत पैसा है, बट अगर एक बिजनेस में सक्सेसफुल होता है तो उसका अगेंस्ट में 10 मतलब 1,000 ना फेलियर्स भी होता है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि पहले ही आज कुछ बनाया और वो सक्सेस हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और प्लस आपके पास वो आइडिया चाहिए, वो रीच चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, उसके बाद जाके आप सक्सेसफुल बनते हो, उसमें भी टाइम लगता है। मतलब अनलेस अनटिल आज के डेट में आपने एक नया कुछ बिटकॉइन टाइप निकाल दिया या फिर कुछ अलग ही कर दिया, मुझे नहीं लगता कि बिजनेस करके भी 2 करोड़ एक साल के अंदर कोई पहुंचता है। 1 साल तो लोगों को पता चलने में लग जाता है कि मैंने ये बिजनेस चालू किया, मेरे पास ये प्रोडक्ट है। सिमिलरली ऑन अ कॉर्पोरेट साइड challenges are very different, but then again वो धीरे 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 ही गाड़ी आगे बढ़ती मतलब ये तो बात प्रूव हो गई, मतलब आप मैं भी बिजनेस में हूँ, तो मैं भी इतने साल 10-12 साल दिए जब जाके आज स्टेज पे पहुंचे हैं, 15 साल दिए। तो ये बात तो प्रूव हो गई कि आप एकदम आज कुछ चालू करोगे कल कुछ हो जाएगा। है। वो तो नहीं होता है, रियल लाइफ में तब ही राइट। नहीं होता। अच्छा, हेज फंड्स की बात करते हैं, हेज फंड सिर्फ अमीरों के लिए होता है या फिर कोई और भी इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर? नहीं, हेज फंड अमीरों के लिए होता है सिर्फ बेसिकली। अमीरों के लिए होता है? उसमें फिक्स्ड है कि HNIs होने चाहिए। तो व्हेन वी टॉक अबाउट HNIs, उनका जो नेटवर्थ है वो $1 million होना चाहिए मिनिमम, और उसमें उनकी हाउसिंग प्रॉपर्टी भी नहीं होनी चाहिए। तो मतलब हाउसिंग छोड़ के इट्स नीड्स टू बी अराउंड $1 million, अब तभी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इसके पीछे बेसिकली एक कारण है, जो रेगुलेशंस है अराउंड हेज फंड्स वो कम है। जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर जाता है, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स, वहाँ पे रेगुलेशन ज़्यादा है। तो ये माना जाता है कि अगर आप HNI, आपको ऑलरेडी इतना पैसा है तो यू विल बी इन्वेस्टमेंट सेवी, आपके पास वो समझने की क्षमता होगी कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है वो सही है गलत, सही है कि गलत है। तो अपना पैसा मैनेज कर सकते हो और आपके पास लॉस लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। राइट। तो गवर्नमेंट या रेगुलेशन, SEC हो गया, सेबी हो गया, ये उतना इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स है हमारे जैसे, वहाँ पे हमारे पास हम कितना ही पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो उसको गलत इस्तेमाल ना हो, उसका वो सही से रिफ्लेक्ट हो, उसके लिए देयर आर मेनी रेगुलेशंस। राइट। सो दिस इज व्हाई हेज फंड्स में रिटेल इन्वेस्टर्स को एंट्री नहीं मिलती है। अच्छा, अभी राइट टाइम है क्या, मतलब स्टॉक मार्केट में, हेज फंड में और मार्केट में पैसा लगाने का? सी अगेन, दिस इज नॉट वन वन ऑफ माई एक्सपर्टीज, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इज लाइक डिफरेंट। अब स्टॉक मार्केट्स क्या है, दो दे वर्क ऑन द सेंटिमेंट्स, ठीक है। अगर आपने इन्वेस्ट किया भी तो कोई गारंटी आपको नहीं दे सकता है कि ये ग्रो कर जाएगा। आई अंडरस्टैंड देयर आर वेरियस फाइनेंशियल गुरु जो कि बोलते हैं हाँ इसमें इन्वेस्ट कर दो, उसमें इन्वेस्ट कर दो। अगर आप उनको बोलो कि मेरे को गारंटी लिख के दे दो कि इतना इनकेस करेगा इतना टाइम पे, सो सी व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, एक टाइम लाइन होना चाहिए, एक प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। इन दोनों पे कोई गारंटी दे दे तो मैं भी मान जाऊंगा, लेकिन हो ही नहीं सकता। अच्छा, फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर अकाउंटिंग और ऑडिट फील्ड दोनों बिल्कुल अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं? हाँ, जो ऑडिट है, उनका ऑडिटर्स जो है उनका क्या काम है, वंस अकाउंटिंग हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हुआ, एक बार ये सब बन गया, उसके बाद वो जाता है ऑडिटर्स के पास चेक करने के लिए कि जो हमने बनाया है वो सही है कि नहीं है। तो उनके अपने तरीके होते हैं जिस हिसाब से वो चेक करता है, लेकिन अकाउंटिंग इज बिफोर दैट। मतलब सही करते हैं क्या अकाउंटिंग, मतलब ऑडिटिंग सही करते हैं लोग? आती है ऑडिटिंग करना लोगों को? मतलब मुझे तो सबसे, मेरे को अच्छा फील्ड नहीं लगता है सीए वाला, ऑडिटर्स वाला। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई भी एक भी सीए ऐसा होगा जो किसी कंपनी की ऑडिट सही करता हो और उसको कोई नोटिस नहीं आता हो गवर्नमेंट की तरफ से।
नहीं आने वाले 3-4 साल 5 साल बाद आता। अभी आप देखो 2020 की बात देखो, तो वेट के नोटिस आ रहे लोगों को भी, जब उनके सीए ने ऑडिट कर चुके थे, सब कुछ कर सके थे, फिर भी वो लोग बेचारे पेनल्टी भर रहे हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है, सी एक आप ऑडिटर को ना, अब वैसे मत देखो कि उनका काम गलतियां निकालना है। सो व्हेन वी स्टडी ऑडिट, सीए में भी उसमें एक स्टेटमेंट है कि ऑडिटर्स आर नॉट ब्लड हाउंड्स, दे आर गार्ड डॉग्स। ठीक है, तो हमारा काम मतलब ऑडिटर्स का काम बेसिकली जाके गलतियां निकालना नहीं होती है, उनको वो देखना होता है कि जो रिकॉर्ड कीपिंग हुई है वो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड्स है उस हिसाब से हुई है कि नहीं हुई है। अब इस हिसाब से देखो कि एक कंपनी पूरे साल अपने ट्रेडिंग कर रही है, जो भी कर रही है, और अपनी अकाउंटिंग चला रही है। एक ऑडिटर आया, उसको 1 महीना 2 महीना मिलता है, उसमें उसको चेक करना होता है वो 2 महीना में साल भर में आपने क्या करा है, कहाँ पे छुपा कर रखा है, कैसे किया है, सब कुछ पता करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। उसको के लिए फॉरेंसिक ऑडिटर इट इज़ डिफरेंट। ठीक है, बट एज इन जनरल एक ऑडिटर का काम होता है ये इंश्योर करना कि जो आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन किया है और उनके लिए जो आपने प्रूफ्स दिया है वो प्रूफ्स उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और प्राइमा फेसी मतलब ऊपर ऊपर से अगर मैं देखूं तो सब कुछ सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर आपने उसके अंदर गुप्ता करके रखा है, अगर आपने मेरे को एग्जाम्पल मैं ऑडिटर हूँ, ठीक है, आपका मैं यहाँ पर ऑडिट करने आया हूँ, मैंने आपसे वाउचर मांगे कि भाई तूने बताया कि ये खर्चा है तो इसका प्रूफ क्या है। आपने मेरे को जो प्रूफ दिया वो दिखने में एकदम सही है, स्टैंप लगा हुआ है, सब कुछ है, मैं कैसे पता करूंगा कि वो प्रूफ ही नकली है। ठीक है, तो अगेन जैसे कि मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं सही होनी चाहिए। और लोग ऐसे सोच लेते हैं कि ऑडिट हुआ है ना तो इसमें सब कुछ सही होगा। एक ऑडिट रिपोर्ट के पीछे ना 15 पेज का डिस्क्लेमर होता है जिसमें लिखा होता है कि भाई हम सब चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, तो उनको वो भी पढ़ना चाहिए। राइट। अच्छा, एक जॉब इंटरव्यू में जाने पर आम आदमी कौन कौन सी गलतियां करता है? पहला तो जो उनका जॉब इंटरव्यू जाना का एटीट्यूड होता है ना वही गलत होता है। बेसिकली क्या है कि इंटरव्यूअर सोचता है कि मुझे जॉब चाहिए, तो जो आगे वाले को इंटरव्यू में बुला रहा है ना वो मतलब भगवान है। बट आप इस हिसाब से देखो कि जो इंटरव्यू के लिए आपको बुला रहा है उसको भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और आपको उसलिए बुला रहा है क्योंकि आपका जो स्किल सेट है वो वहाँ मैच करता है, तो रिक्वायरमेंट दोनों तरफ से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपना जो आउटलुक है वही चेंज करना चाहिए। ठीक है, इफ़ यू कैन फिक्स दैट आपका आधा प्रॉब्लम फिक्स हो जाता है, क्योंकि आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। अगर कहीं पे कुछ गलती हुआ आप मान के चलोगे कि चलो गलतियां होती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, सेकेंड इज आपका जो प्रिपरेशन होता है। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस रोल के लिए जा रहे हो। अगेन इंटरव्यूज लाइक जैसे आपका रिज्यूमे एक सेल्स लेटर था, इंटरव्यू आपका एक्चुअल सेल्स कॉल है। ठीक है, तो वो जिस रोल के लिए आपको लाना चाह रहा है आपको उस रोल के रिगार्डिंग आंसर्स देने चाहिए। आपका अगेन क्या भी एक्सपीरियंस है विच इज़ फाइन, बट वो किस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा होगा आपको उस हिसाब से जवाब देना चाहिए। सेकंड, एक इंटरव्यू ऑलमोस्ट 25 से 40 मिनट के लगभग का होता है। ठीक है, तो अगर आप ग्राफिकली देखोगे ना तो स्टार्टिंग में जो इंटरव्यूअर का जो इंटरव्यू ले रहा है इंटरव्यूअर, उसके एंगेजमेंट लेवल हाई होता है, बीच में वो भी सुनते सुनते बोर हो जाता है, और फिर लास्ट में जाके अप होने शुरू होता है। ठीक है, तो लास्ट में आपसे हमेशा एक सवाल पूछा जाता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो आपको वैसे सवाल पूछने चाहिए जिससे कि ना इंटरव्यूअर का इंटरेस्ट आप पर रहे और उसको बाद में याद रहे कि अरे इसके साथ मैंने इंटरव्यू लिया था। राइट। सो अगर यू कैन क्रिएट दैट इम्प्रेशन ऑन हिम तो वो आप उसको यादगार रहो ना, आपका क्लियर होने के चांसेस 80% बन जाता है। इसमें एक बात ऐड कर देता हूँ, मैं जब भी मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि कोई क्वेश्चन है क्या आपके पास? तो क्या पूछते हैं बच्चे मेरे से, सर आपकी कंपनी क्या करती है? आपकी कंपनी का मिशन विज़न क्या है? ये बंदा तो कभी सिलेक्ट होगा ही नहीं ना। ठीक है, अगर आप तो इंटरव्यू देने आए हो तो आपको कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। दी एक्सपेक्टेशन है कि आप यहाँ पे आके एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे मेरा। हाँ, अगर आप मुझे जानते ही नहीं हो, आप इंटरव्यू दे कैसे क्यों रहे हो? मतलब 90% लोग यही पूछते हैं, 90% से भी ज़्यादा लोग यही पूछते हैं कि सर क्या मिशन विज़न है? आपकी कंपनी मतलब और क्या करती है और क्या-क्या करेगी? मेरे को तो गूगल पे लिखा हुआ है ना यार, एक बार लिख लो यार, थोड़ा सा लिख के चेक कर लो। नहीं, प्लस इट इज एक्सपेक्टेड कि आप इंटरव्यू अगर देने जा रहे हो इस कंपनी में उसके बारे में पता करके जाओगे। आपसे ज़्यादा किसी को नहीं पता होना चाहिए। अच्छा, कोई ट्रिक बता दो आप, 2-4 ट्रिक बता दो ऐसे कि फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर इज़िली किसी को जॉब मिल जाए कि ये करना चाहिए। ईजिली तो खैर फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिज्यूमे, जैसा कि मैंने कहा, जिस जो रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका जेडी पढ़िए, समझिए कि उसमें रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से अपना रिज्यूमे बनाइए। अगर आपका रिज्यूम बन गया और आपके पास एक्चुअली वो एटीएस क्लियर हो गया
तो आपका 20-30% का वहीं बन गया, ठीक है, क्योंकि आधे तो मतलब 90% रेज्यूमेस गेट रिजेक्टेड एट ATS, ठीक है, तो आप 10% में बने हो, ठीक है। नेक्स्ट, जो स्टार्टिंग होता है सबका एक ही क्वेश्चन होता है नॉर्मली हर इंटरव्यूअर का, कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो उसके ना काफ़ी सारे मेथड्स हैं। अब नॉर्मली लोग बोलते हैं स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग ना सबको ऐसे सबको आता है ज़रूरी नहीं है, नॉट एवरीबडी इज एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, बट उसके अलग दूसरी मेथड है, स्टेयर मेथड है, ट्रिपल एस मेथड है, गूगल पे सब मिलता है, एक बार उसमें तैयारी कर लो। आपके आंसर्स जो है वो एक स्टार मेथड होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि सिचुएशन, उस हिसाब से मतलब जो आगे वाले ने पूछा दैट बिकम्स अ सिचुएशन, उस हिसाब से आपको जवाब देना है, और लास्ट में जो आपको उसका एक सोल्यूशन देना है, दिस इज अ स्टार्स मेथड, ठीक है। तो अपना आंसर उस हिसाब से क्रिएट कीजिए जिससे कि उसको अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसी आंसर में मिले, राइट। और प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग में मिले कि आपको कितना समझ में आया। एंड लास्टली व्हेन दे आस्क यू अबाउट लाइक इफ देयर एनी क्वेश्चंस जो आपने बोला, तो उनसे वैसा क्वेश्चन पूछिए जिससे कि उनको लगे कि यू आर इंटरेस्टेड। फॉर एग्जांपल, इफ यू आस्क मी कि व्हाई, मतलब आर देयर एनी क्वेश्चंस फॉर यू, व्हाट आई वुड आस्क इज कि व्हाट वुड मेक मी यू नो इन दिस रोल। अगर कोई कैंडिडेट चूज होता है तो उसको क्या करना पड़ेगा एक्सपेक्टेशंस एक्सीड करने के लिए। हाँ। इफ यू आर आस्किंग समथिंग लाइक दिस, दैट गिव्स अ लाइक आगे वालों को लगेगा कि एक तो ये इंटरेस्टेड है, ही इज ऑलरेडी थिंकिंग हिमसेल्फ इन दिस रोल, सेकेंड वो यहाँ पे आके बस ज्वाइन करने का नहीं, ये सोच रहा है कि मुझको एक्सीड कैसे करना है, बाकी लोगों से बेटर कैसे होना है। सो दिस गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो इफ वी कैन फॉलो दिस, इंटरव्यूज नॉर्मली अच्छे ही जाता है। मैं इसमें एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि अगर किसी भी बंदे को कोई भी जॉब को क्रैक करना है, XYZ एनी जॉब, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लेंगे अपन, तो पहले उसको पता होगा कि इसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या लोगों, क्या कंपनी की डिमांड है। आज इतना सरल तरीका है कि चैट जीपीटी पे जाओ, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, उस चैट जीपीटी को बोलो कि यार इस जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर कि कंपनीज को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब कंपनीज क्या प्रॉब्लम फेस कर रही होगी जिसकी वजह से इन्होंने ये जॉब की डिमांड रखी है। तो वो चैट जीपीटी आपको बता देगा कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो 1 1 2 3 4 5 5 प्रॉब्लम आ गई। उस 5 प्रॉब्लम से देखो कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो सबसे बेहतर, और एक दो ऑप्शन और लेके चलो, क्या पता वो कंपनी ऑलरेडी सॉल्व करके बैठी हो, तो 2 3 प्रॉब्लम और लेके चलो और उसको सॉल्व कर सकते हो। इंटरव्यू खत्म होने वाला हो, उसको बोलो कि सर देखो ये 5 प्रॉब्लम आपकी कंपनी में है, मेरे को नहीं पता कि आपने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी, बट आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर यू। 5000% आपको वो इंटरव्यूअर एक झटके में उठा लेगा। बिल्कुल एग्री। आज की पॉडकास्ट में कुछ 5 सवाल और है मेरे आपके लिए। फाइनेंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ क्या है? कि आपको एक बहुत बड़ी डिग्री चाहिए तो एक्चुअली गेट इनटू फाइनेंस इंडस्ट्री। कौन कौन से स्किल्स है जो इंसान को सीखनी चाहिए, चाहे वो फाइनेंस में हो या नहीं हो? सेल्स, एंड लाइक व्हेन आई सेड सेल्स, बस सामान बेचना नहीं, खुद को बेचना। अच्छा, एक ऐसी फाइनेंस की बुक जो सबको पढ़नी चाहिए। ऑफ इकोनॉमिक्स, वो ना इकोनॉमिक्स को इतने अच्छे तरीके से समझाया है ना, ही गेव वेरी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, तो आपको इकोनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई समझने में बहुत बहुत ईजी पड़ जाता है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा साथ आज के पॉडकास्ट के लिए। CFA, FRM और MBA, इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा जरूरी है? अब आप एक एग्जांपल लो, जो साइंस पढ़ रहा है, ठीक है, कोई MBBS क्यों करता है? क्योंकि उसको डॉक्टर बनना है। कोई बीटेक क्यों करता है? क्योंकि उसको इंजीनियरिंग करनी है। अब वो बीटेक में मैकेनिकल चूज करेगा अगर उसको मैकेनिकल करना है, वो कंप्यूटर साइंस चूज करेगा उसको कंप्यूटर करना है। हाँ। फाइनेंस में हम डिग्री क्यों लेते हैं? अगर आप पूछोगे किसी भी कॉमर्स ग्रेजुएट से आगे क्या करना है, वो बोलेगा या तो CA या MBA, क्योंकि तीसरा ऑप्शन तो उसको खुद ही नहीं पता होता। ये CFA FRM, ये तो लाइक अगर आप काफ़ी एडवांस होना और आपको पता है तो आपको पता चलता है, फिर इंडस्ट्री में आगे पता चलता है। नॉर्मल कॉमर्स ग्रेजुएट्स को इन डिग्री वगैरह में पता ही भी नहीं नहीं होता। पता होता। बहुत कम, बहुत कम। आप टाउन्स में चले जाओ, किसी ने नहीं सुना है। मैंने खुद नहीं सुना था जब तक मैं दिल्ली नहीं पहुंचा था, हाँ। ठीक है। तो अगेन दैट इज वन, लाइक फॉर एग्जांपल CA IA इज आल्सो अ कोर्स, उसके बारे में किसने सुना है? किसी ने नहीं सुना है, ठीक है। कॉमर्स में प्रॉब्लम यहाँ पे है कि दे गो फॉर ए डिग्री थिंकिंग कि यार ये डिग्री करने से ना मुझे अच्छी जॉब लग जाएगी। भाई जॉब कहाँ लगेगी, किस इंडस्ट्री में लगेगी, तुमको करना क्या है? फॉर एग्जाम्पल FRM इज फॉर रिस्क मैनेजमेंट, तो आपको रिस्क किसका मैनेज करना है? इन्वेस्टमेंट मतलब किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी का करना है, किसी नॉर्मल फर्म का करना है, किसी कॉर्पोरेट का करना है जो कि गाड़ियां बनाती हैं। रिस्क हर जगह होता है, आपको किस कंपनी का रिस्क मैनेज करना है। अगर आप FRM कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप CFA कर रहे हो, CFA स्पेसिफिकली टू मैनेज इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो
मेरे हिसाब से पहले तो एक करियर गोल बनाओ कि आपको लाइफ में करना क्या है, और उस हिसाब से उसके लिए कौन सा डिग्री अलाइन होगा करेक्टली वो देखो, फिर वो डिग्री करो। राइट। ना कि डिग्री करके सोचो कि मुझे जॉब कहाँ करनी है। नहीं, पर ऐसा ही हो रहा है आजकल। हाँ, तो दिस इज द प्रॉब्लम ना। सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू थिंक अबाउट एज कॉमर्स। साइंस में ऐसा नहीं होता, बट कॉमर्स में दिस इज वेरी प्रिवेलेंट कि हम लोग डिग्री कर लेते हैं। जब मैंने सीए करी थी तो मैंने भी सीए बस करी थी क्योंकि अच्छा जॉब लग जाएगा। राइट, that's it। राइट। कहाँ जॉब लगेगा, क्या करना है, आई डिडंट हैव एनी आइडिया। ये बात आपने सही की। मैं भी इंजीनियरिंग में, मैंने इंजीनियरिंग तो स्टार्ट कर ली थी, पर मेरे को ये पता नहीं था कि इन्फोसिस जैसी भी कोई कंपनी होती है या फिर टीसीएस जैसी भी कोई कंपनी होती है, उसमें कोई जॉब लगती है। वो तो सोचा था कर लेंगे तो फिर कोई आएगा तो कोई ले जाएगा। और देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, आज के डेट में ऑलमोस्ट सबको पता है कि इसमें इंजीनियरिंग को जॉब लगती है, इसमें कॉमर्स वालों को भी जॉब लगती है। मेरी इंडस्ट्री के लोग काम करते हैं, विप्रो में भी काम करते हैं, ठीक है। मैं आपको लिख कर देता हूँ कि कॉमर्स स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, इवन कॉमर्स जो लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं उनमें सारों को नहीं पता होगा कि इसमें कॉमर्स लोग, ये इन फाइनेंस देयर आर करियर फैसिलिटीज और करियर ऑप्शंस इन विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, सब में। राइट, राइट। सबको ये पता है कि मेरे को इन्फोसिस में 3 लाख की जॉब स्टार्ट करनी बस। बहुत बहुत धन्यवाद मनोजीत जी। थैंक थैंक यू, यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। बिल्कुल काफी मजा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।